कि जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त एक दारोगा जी के पास जाते हैं रूपन बाबू, जो कि वैद्य जी के छोटे वाले बेटे हैं। वो कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते हैं। तो उसमें भीखम खेरवी गांव का नाम आया था, क्योंकि रामाधीन के घर पर डाकुओं ने एक चिट्ठी चिट्ठी भेजी थी, जिसमें 5,000 रुपए मांगा गया था। और रामाधीन भीखम घेरवी गांव का रहने वाला था। और रामाधीन का इसीलिए पूरा नाम था रामाधीन भीखम खेड़वी। भीखम खेड़ा शिवपालगंज से मिला हुआ ही एक गांव था। मतलब जैसे होता है ना, एक गांव के बाद दूसरा गांव कनेक्टेड था, जो यूनानो मिस्र रोमा की तरह जहान से मिट चुका था। मतलब ऐसे कैसे यूनानी सभ्यता वगैरह हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे पहले, सिविलाइजेशन उसी की तरह अब मिट चुका था। उसका कोई अपना कोई वजूद वैसा नहीं रह गया था जैसा पहले था। वह मिटा नहीं था, बल्कि शिवपालगंज वाले लोगों ने बेवकूफी के मारे उसे मिटा हुआ समझते थे। शिवपालगंज वाले भीकम खेरवी की कोई कोई वैल्यू नहीं करते थे। उनके हिसाब से भीकम खेरवी नाम का कोई गांव है ही नहीं। लेकिन भीकम खेरा आज भी कुछ झोपड़ों में माल विभाग के कागजात में और बाबू रामधन की पुरानी शायरी में सुरक्षित था। मतलब कि बाबू रामधीन जो थे, वो शेर और शायरी करते थे, तो उनकी शायरी में वो भीखम खेरवी गांव मौजूद था। और इवन जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफिस में हर एरिया का, हर एक गांव का, हर एक स्टेट का, सब जगह का डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसी तरह वहां के डिपार्टमेंट में भी भीखम खेरवी के पेपर्स थे। उसी से पता चलता था कि भीखम खेरवी नाम का कोई गांव भी है। बचपन बचपन में बाबू रामाधीन भीकम खेरा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े हुए शहर तक पहुंचे थे। मतलब रामाधीन जो थे, वो अपने गांव से निकल करके वो शहर की तरफ चल पड़े थे। जैसे होता है ना कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को जब रास्ता नहीं पता होता था ना, तो लोग रेल की पटरी पकड़े हुए दूसरे शहर पहुंच जाते थे, मतलब रेलवे ट्रैक पे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि ट्रेन ऐसे ही तो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे शहर में पहुंच ही जाए। वहां किसी से भी ट्रेन में बैठने की योजना बनाकर वे बिना किसी योजना के कलकत्ता में पहुंच गए थे। बिना किसी को बताए, बिना किसी प्लानिंग के वह कलकत्ता पहुंच चुके थे। कलकत्ता में उन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया। एक बिजनेसमैन के यहाँ गए जहाँ वे चिट्ठी ले जाया करते थे। फिर उसके बाद माल ले जाने का, मतलब कुछ स्टफ वगैरह। बाद में उन्होंने उसके साझे में कारोबार, और फिर उन्होंने उसके पार्टनरशिप में रहकर बिजनेस करना शुरू कर दिया। और बाद में वे पूरे बिजनेस के मालिक बन बैठे थे, रामाधीन साहब। कारोबार अफीम का था। अफीम समझते हो ना, मतलब कि एक ड्रग काइंड ऑफ थिंग, पाउडर फॉर्म में होता है। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी, मतलब कि वेस्ट वाले स्टेट से, इवन दूसरे देशों से भी आया करता था। तो पहले के टाइम में क्या होता था, शिपिंग वगैरह समुद्र में चलते हुए जहाजों के थ्रू होता था। उसे कई ढंगों से कलकत्ते में ही, कलकत्ता में इसीलिए बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है, क्योंकि वहां पे जो क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह जो होते हैं, जहाँ से एक शिप दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से शिपिंग वगैरह वहां पे आती है। सब सामान लोड होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का वहीं से चलता है। वहां से देश के बाहर भेजने का काम भी वे हाथ में ले, और वहीं से कि देश के बाहर भी भेजने का काम वे करते थे। पहले वे महत्वाकांक्षी नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा रखने वालों में से नहीं थे। लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान के पास पैसे आने लगते हैं, तो इंसान उससे भी ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। बचे समय में पश्चिम के जिलों से आने वाले लोगों की सोहबत कर लेते थे, और वहां से आने वाले लोगों की प्यार मोहब्बत और उसकी खातिरदारी भी करते थे। वहां वे अपने क्षेत्र के आदमियों में काफी मशहूर थे। मतलब कलकत्ता में अपने बिजनेस को लेकर के और इस तरह के काम को लेकर के काफी फेमस हो गए थे। लोग उनकी अशिक्षा की भी काफी काफी तारीफ करते थे। मतलब थे तो इलिटरेट। उनका नाम लेकर समझाने की कोशिश करते थे कि अकबर आदि अशिक्षित बादशाहों ने, कहने का मतलब कि पहले के टाइम में कितने ऐसे राजा हुआ करते थे जो अशिक्षित, मतलब कि इलिटरेट थे। इलिटरेट होकर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने राज्य देश को चलाया था। तो ये उसी तरह ये रामाधीन साहब भी अपने बिजनेस को काफी अच्छे से चला रहे थे, वो भी बिना पढ़े लिखे होकर के, मतलब कि इलिटरेट होते हुए। अफीम के कारोबार में अच्छा पैसा आता था, वो तो सबको पता है कि ड्रग का लोग बिजनेस इसीलिए करते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरे व्यापारियों से इसमें ज्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती थी। और
मार्केट में, बिजनेस में इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि ये गलत काम है। हर कोई एक नॉर्मल साधारण सा इंसान इस तरह के कामों में कभी भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पढ़ने का मतलब होता है पुलिस का चक्कर, केस मुकदमा, ये सब, क्योंकि ये गलत चीज है, इलीगल है। इसलिए इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी यही खराबी थी कि कानून के खिलाफ पड़ता था। ऑब्वियसली जो मैंने अभी कहा कि इलीगल था ये। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों में कहते थे, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया था। रामाधीन क्या कहते थे, अरे छोड़ो कानून को, कानून क्या करेगा, और मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब कानून बनाया गया था तो उस वक्त तो मैं था नहीं और किसी ने मुझसे पूछा नहीं था जब कानून बन रही थी, तो लीगल और इलीगल मुझे नहीं पता। जब बाबू रामाधीन अफीम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो वहां भी उन्होंने वही वाला स्टेटमेंट दे दिया। जब एक बार गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया। मतलब एज उनका कहना था कि इंग्लिश जो लीगल एक्शन सब बनाए गए हैं, ये सब काफी गंदा है, और महात्मा गांधी को भी उसमें घुसा दिया। बोला कि विदेशी कानून को मनमाने ढंग से बनाया गया है और हर एक छोटी सी बात को जुर्म का नाम दे, कि मतलब विदेशी कानून को हम क्यों माने, और उन्होंने अपने हिसाब से हर एक छोटी सी बात को जुर्म करार कर दिया गया है, मतलब एज अ विदेशी कानून। उन्होंने कहा कि जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा होती है, पौधा उगता है, उसमें खूबसूरत से सफेद फूल निकलते हैं। मतलब जो अफीम, जो पाउडर, जो एक ड्रग होता है, वो एक पौधे से बनता है और उसकी फूल व्हाइट कलर की होती है। अंग्रेजी में उसे पॉपी कहते हैं। उसी की एक दूसरी किस्म भी होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं, उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। उस फूल की एक तीसरी किस्म भी होती है, मतलब देर आर थ्री काइंड्स ऑफ, जिसे डबल पॉपी कहते हैं, मतलब कि डबल। हुजूर, ये सब फूल पत्तों की बातें हैं, इनसे जुर्म का क्या सबब। और इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन करते थे कि मतलब ये अफीम ना हुआ, कोई सेंट वाली चीज होगी ऐसा। उसी सफेद फूल वाले पॉपी के पौधे से बाद में यह काली काली चीज निकलती है, यह दवा के काम आती है। इनका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में यह जुर्म बताया गया है वो खुद एक काला कानून है, और वो सब हम जैसे व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। मतलब ये रामाधीन का पॉइंट ऑफ व्यू था अफीम को लेकर के। उनका कहना था कि ये फूल से बनने वाली चीज है, इसमें कुछ कोई कानून वानून और कुछ गलत काम करने का हो ही नहीं सकता। लोग कानून बनाने के लिए, विदेशियों ने कानून बनाने के लिए ये सब सिस्टम इसमें लगा दी। इस लेक्चर के बावजूद बाबू रामाधीन को 2 साल की सजा हो गई थी, पर सजा तो उस जमाने में हो ही जाती थी। असली चीज सजा के पहले इजलास में दिया जाने वाला लेक्चर था। मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, विटनेस बॉक्स में आकर के अपना स्टेटमेंट दीजिए, उसी के बाद बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस तरह लेक्चर देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारी मतलब इस तरह के लेक्चर जनरली क्रांतिकारी लोग देते थे, और ये सब देने के बाद भी उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा शहीद वहीद होने वाला हूँ, क्योंकि ये तो अफीम का कानून है, कोई नमक तोड़ने वाला कानून तो है नहीं। कुछ दिन कलकत्ते में घूम फिर कर उन्होंने देख लिया कि वे बाजार में उखड़ चुके हैं। अफसोस में उन्होंने एक आध शेर कहे, और फिर एक, हाँ, एक बार टिकट लेकर वे अपने गांव वापस लौट आए। उन्होंने उसके बाद सोचा कि देखो, कलकत्ता वगैरह घूम ही लिया, पैसे वैसे कमा लिए, अब चलो गांव चलते हैं। और वो आते हैं और शिवपालगंज में ही बस जाते हैं, उस भीखम खेरवी में। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि उनकी आढ़त की दुकान बंद हो गई है, इसे आगे बताने की जरूरत। उन्होंने, मतलब जब वो होता है ना कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर गांव आकर के वापस रहने लगे तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे आ गए, तुम तो इतने सालों से उधर थे। तो इन्होंने बताया कि भाई देखो, जो भी मैं करता था वो सब बंद हो गया है। और इतना कहने के बाद लोग समझ जाते थे, आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं। उन्होंने छोटा सा कच्चा पक्का पक्का मकान बनवा लिया, छोटा सा मकान बनवाया, कुछ खेत लेकर किसानी शुरू कर दी, मतलब कि खेती करना। गांव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश जुआ खेलना सिखा दिया। और गांव के लड़के जो कौड़ी खेलते थे ना, कौड़ी वो देखा है जो व्हाइट कलर का शेल के साथ है, उससे लोग खेलते हैं गांव में अभी भी। जैसे वो चौसर, जो शकुनी भी कभी खेला करता था महाभारत में, जिसकी बात है।
उन्होंने गांव के लड़कों को ताश लेकर जुआ खेलना सिखा दिया और दरवाजे की चारपाई पर पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाए। और दरवाजे पर चारपाई बिछाकर लेटे रहते थे और लड़कों को वहां के किस्से सुनाया करते थे। तभी गांव पंचायतें बनी। कलकत्ते की करामात के सहारे उन्होंने चचेरे भाई को सभापति और कलकत्ते में जो बिजनेस किया था उसी गुण के तौर पर बिजनेस में लोगों को अच्छा बुरा सच सच झूठ और इधर की बात उधर करना ये बहुत अच्छे से आ जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ प्लानिंग की कि अपने चचेरे भाई को वहां का सभापति बनवा दिया पंचायत में। शुरू में लोगों को पता ही नहीं था कि सभापति होता क्या है, इसलिए उनके भाई को इस पद के लिए चुनाव तक नहीं लड़ा और बिना किसी इलेक्शन के ही वो सभापति बन गए थे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है। कुछ दिन बाद ही लोगों को पता चल गया गांव में दो सभापति हैं, जिनमें बाबू रामाधीन गांव सभी सभा की जमीन का पट्टा देने के लिए है, उनका चचेरा भाई जरूरत पड़े तो गबन के मुकदमे में जेल जाने के लिए है। देखो, कुछ दिनों के बाद लोगों को लगने लगा कि गांव में दो सभापति हैं। मतलब एक तो रामाधीन बाबू रामाधीन गांव जिसकी बात हो रही थी वही भीखम खेरवी सभा की जमीन का पट्टा देने के लिए है। मतलब कि एक कोई जैसा कि एक प्लेस बनेगा जहाँ पे सभी लोग अपना अपना जैसे बोलते हैं ना कि मीटिंग करने के लिए। और उनका चचेरा भाई उसमें हमेशा रेडी रहता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं मुकदमा और जेल जाने के लिए भी रेडी हूँ। बाबू रामाधीन का एक जमाने तक गांव में बड़ा दौर दरारा रहा। उनके मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा था जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते थे, एक और भंग की ताजी पत्ती घुटती थी। मतलब अब देखो, उनके ही मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा था। मतलब बंगला था जिसके ऊपर टेरेस जो था ना, वो देखते हो ना जैसे हट वाला डिजाइन का, उस तरफ का बंगला था जिसमें गांव के लड़के बैठ करके जुआ खेलते थे और एक और भांग की ताजी पत्तियां मतलब पीसी जाती थी और मिला मिला कर ड्रिंक बनाया जाता था पीने के लिए। उन्होंने गांव में पहली बार कैना, नास्टर्शियम, लार्कस्पर आदि अंग्रेजी फूल लगाए थे। उन्होंने नर्सरी से ले करके कहीं कहीं से ला करके अच्छे अच्छे वाले शो प्लांट वगैरह भी लगाए थे। उनमें लाल रंग के कुछ फूल भी थे जिनके बारे में कभी कभी कहते थे यह पॉपी है और यह साला डबल पॉपी है। साला इन द सेंस कि लोग गांव में ना मतलब किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, किसी के बारे में बताना होता है ना तो थोड़ा खुश होकर के बताते हैं, बट साला इज लाइक अ बैड वर्ड्स। भीकम खेरवी के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर भी होंगे। अब तो वे नहीं थे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में एक बार एक आध बार शायर हो गए थे। मतलब जब उनकी खुशहाली के दिन थे, अच्छा खासा कमाते थे, तो होता है ना कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो बहुत सारी अलग सी आदतें भी आ जाती हैं। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम है। इसलिए बम्बई और कलकत्ता में भी वे अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते और उसे खटखटा नहीं समझते। मतलब देखो, उर्दू के जितने भी कवि लोग हुए हैं ना, जैसे मजहूर मजहूर सुल्तानपुरी, हाँ, तो वो सुल्तानपुर के थे तो उन्होंने सुल्तानपुरी लगा लिया। तो कहने का मतलब कि उर्दू वाले लोग जो भी कवि लोग पोएट लोग होते थे वो अपने नाम के पीछे अपने जगह का सरनेम जैसा लगाते थे। अपने को गोंडवी, सलोनवी, अमरोही कहकर वे कलकत्ता बम्बई के खूब मंडुक लोगों को इशारे से समझाते थे कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर में ही सीमित नहीं है, जहाँ बम्बई है वहां गोंडा भी है। मतलब कि इस बम्बई में सिर्फ बम्बई के ही लोग नहीं रहते, बाकी कितने जगह के भी लोग रहते हैं और इसीलिए तुम इसे सिर्फ मुंबई ही ना समझो। बम्बई का मतलब मुंबई, पहले बम्बई था ना। एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। मतलब एक होता है ना अपना मदरलैंड के प्रति प्यार। जिसने अपने को बंबई में संडील भी कहते हुए शर्म नहीं आती, वही कुर्ता पैजामा पहनकर और मुंह में 4 पान और 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूयॉर्क जाकर के भी अपने मुंह में पान और लेकर के उसे स्प्रेड सब जगह करते रहते हैं और अपने देश के बारे में बता देते हैं कि हम इंडियन हैं, जो कभी सुधर नहीं सकते। तो ऐसा भी नहीं है। हम लोग जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। जो कलकत्ता में अपने को 12 बकवी कहते हुए हिचकता है, वह यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी
कहता है। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि हम इंडियंस अगर किसी दूसरे स्टेट में हो और लोग पूछते हैं अच्छा तुम नॉर्थ से हो, साउथ से हो, जैसे ईस्ट वेस्ट का तो नाम ही नहीं आता, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन जब हम यही इंडियंस किसी भी स्टेट से अगर यूएसए या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं आर यू इंडियन, ये नहीं पूछते हैं कि यू बिलोंग टू विच स्टेट, दे जस्ट आस्क कि यू बिलोंग टू फ्रॉम विच कंट्री। तो मतलब कि आपके देश के नाम से आपको जाना जाता है, आपकी नेशनलिटी क्या है, ना कि स्टेट वहां पर आता है। इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखम खेरवी से नाम से मशहूर हो गए। तो यह शब्द दानिश टानवी की सोहबत में हुआ था। वे टानवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे और दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से ही होती है। जब जो लिखता है उसी को उतना इंटरेस्ट आता है, इसीलिए दूसरों के देखते देखते उन्होंने भी एक दिन शेर लिख डाला। जब उसे टानवी साहब ने सुना तो जैसा कि एक शायर को दूसरे शायर के लिए कहना चाहिए, कहा अच्छा शेर कहा है। रामाधीन ने कहा मैंने तो शेर लिखा है, कहा नहीं है। वे बोले गलत बात है, शेर लिखा नहीं जा सकता। तो रामाधीन साहब बोले कि पर मैं तो लिख चुका हूँ। नहीं, तुमने शेर कहा है, शेर कहा जाता है, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन के शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाई और उनको बताया कि शेर ऐसी चीज है जिसे जब जैसे सुनाया जाए एक अलग ही लहजा होता है उसका। लहजा इन द सेंस कि एक अलग ही टोन होती है, एक रिदम होता है उसे बोलने का। टानवी ने समझाया कि तुम अपना उपनाम ईमान शिवपाल गंजी रखो, पर ईमान से तो उन्हें यह एतराज था कि उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। शिवपालगंज इसलिए खारिज हुआ कि उसका असली गांव का नाम तो भीखम खेरा था। रह रहा था वो शिवपालगंज में, लेकिन था वो भीखम खेरवी गांव का। अफीम के कारोबार में उनके कई उपनाम चलते थे, उन्होंने कोई नया उपनाम पालने का शौक नहीं। जब वो कलकत्ते में अफीम का बिजनेस करते थे तो बहुत सारे निकनेम उनके हो गए थे। तो अब वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई दूसरा नाम। परिणाम यह हुआ कि वे शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीखम खेरवी बनकर रह गए। तो ये था उनका नाम का कि कैसे वो रामाधीन भीखम खेरवी बने। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती हैं, इस मिसरे से शुरू होने वाली कविता उन्होंने अफीम की डिबियों पर लिखी थी। ये नाम था जिस पर उन्होंने कविताएं लिखी थी। पर शायरी के बाद सिर्फ दानिश तानवी की सोहबत तक ही रही। जेल जाने पर उनसे आशा की जाती थी कि दूसरे महान साहित्यिकों कवियों की तरह वे अपनी एक अलग ही भूमिका जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन वे तो 2 साल जेल में रहे और वहां भी वो कैदियों के साथ हंसी मजाक करते, वार्डनों की गालियां सुनते और भविष्य के सपने देखने में ही उनके दिन बीत गए। शिवपालगंज में आकर गंजा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता मतलब कि स्पेशलिटी दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ भीखम खेरवी का खटखटा बांधा। बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गांव की या पूरे भारत की सभ्यता के असर से वे कूटबंदी के शिकार हो गए तो उन्होंने एकाध शेर लिखकर यह भी साबित किया कि भीखम खेरवी सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि कविता का भी एक शब्द है। मतलब अपने भीखम खेरवी के बारे में कुछ अच्छा लिखना और बताना चाहते थे। कुछ दिन हुए, बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन। अब देखो शिवपालगंज की तरफ फिर से बद्री पहलवान शिवपालगंज से 10 मील आगे उन्होंने एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाई, मतलब जिसमें गेहूं पिसा जाता, आटा तैयार किया जाता। चक्की बड़े अच्छे से चली, ठाट से चली और वैद्य जी के विरोधियों ने कहना शुरू किया कि उनका संबंध कॉलेज के बजट से है, क्योंकि जैसा बताया गया है कि कॉलेज का बजट कुछ दूसरे दूसरे काम करके और उससे पैसे लिया जाता था। इस जन भावना को रामाधीन ने अपनी इस अमर कविता द्वारा प्रकट किया। क्या करिश्मा है ये रामाधीन भीखम खेल, खोलने कॉलेज चले, आटे की चक्की खुल गई। मतलब उन्होंने कहा कि ये भी एक करिश्मा ही हो गया है कि ए रामाधीन भीखम खेरवी तू कॉलेज खोलने चला था लेकिन खुला क्या, आटे की चक्की। गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका, मतलब कि पता ना कि बद्री पहलवान रिक्शा पे आ रहे थे, जो रिक्शा वाला इतना सारा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था।
पहुंचते पहुंचते कुछ अंधेरा हो गया था, मतलब सनसेट होने वाला था, और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बदे पहलवान ने कहा, कौन है बे, मतलब कि कौन है? अबे तबे न करो पहलवान, मैं रामाधीन हूँ। मतलब रामाधीन ने ही रिक्शा रोका था और बोलते हैं अबे तबे न करो, ठीक से बात करो। कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो। रिक्शे वाले ने एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया। आदमी धोती कुर्ता पहने था, और पर दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर से पहचाना जाता है। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वह बोले, तुम्हें पता भी है मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, सुना है कि नहीं? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली ऐसे पोक किया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तो अभी से क्यों टिलो टिलो लगाए हो, जब डाका पड़ने लगे तब मुझे बुला। तो बद्री पहलवान रिक्शे वाले को ऐसे उंगली से पोक करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम चलो। और उसके बाद रामाधीन को बोलते हैं कि अरे क्यों अभी से ही टाए टाए कर रहे हो, मतलब कि क्यों भाषणबाजी कर रहे हो, जब डाका पड़ने लगेगा ना तब मुझे तुम बुला ले। रिक्शे वाले ने पैंडल पर जोर दिया। रामाधीन ने उसका हैंडल इस तरह पकड़ रखा था कि उनके इस जोर ने उस जोर को काट दिया। मतलब रामाधीन ने बहुत टाइट करके उसका ब्रेक पकड़ के रखा था। बदे पहलवान ने भुनभुना कर कहा, मैं सोच रहा था कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर रान की तरह रोने। बदरी पहलवान थोड़ा सा, मतलब रामाधीन को नहीं भी सुनाना चाहते थे, इसलिए विस्परिंग स्टाइल में बोला, पता नहीं कौन सी आफत होगी जो ये रिक्शे को पकड़ के इस तरह से रो रहा है। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। वैद्य जी के घर में तुम ही एक आदमी हो, बाकी तो सब पंथ शाखा है क्या? इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, चिट्ठी आई है। अब रामाधीन ने बद्री पहलवान को कहा, एक तुम ही इंसान नहीं हो वैद्य जी के घर में, बाकी लोग भी हैं। मैं तो बस आया था कि तुम्हें बता दूं कि एक चिट्ठी आई है अमावस की रात को, दक्षिण वाले टीले पर, दक्षिण का मतलब वो साउथ वाले जोन में, डकैतों ने मुझसे 5,000 रुपए मांगा है। बद्री पहलवान ने अपनी थाइस पर एक हाथ मारा, जिसे जान कहते हैं। मन हो तो दे आओ, और ना मन हो तो एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, चलो रिक्शा वाला। घर नजदीक है, बाहर पिसी हुई भंग तैयार होगी, पीकर नहा धोकर कमर पर बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से कुर्ता झाड़कर बैठक में हुमस कर बैठा जाए। बद्री पहलवान सोच रहे थे, घर जाएंगे नहा धोकर, कुर्ता उर्ता पहनकर, और भांग पिया जाएगा, भांग तैयार होगा। लोग पूछेंगे पहलवान क्या कर रहे हैं। वे आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनेंगे और दूसरों को ही जवाब देने देंगे। मतलब वहां पर लोग ऐसे हैं, इतने सारे लोग एक साथ बैठते हैं, क्वेश्चन मुझसे करते हैं और जवाब भी खुद ही दे देते हैं। देह की ताकत और भन के घुमाव में सारे संसार की आवाजें मच्छरों की भरनाहट सी जान पड़ेगी। मतलब वहां पर देह, मतलब बद्री पहलवान था तो उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन इस पूरे संसार में मच्छरों की आवाज काफी ज्यादा होती है जो हमारे आसपास घूमती रहती है। मेरे शरीर की ताकत मच्छरों के सामने भी काम नहीं करती। सपनों में डूबते उतरते हुए बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शे वाले को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूँ चलो। पर वह चलता कैसे, क्योंकि रामाधीन का हाथ अब भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपए की बात नहीं, मुझसे कोई क्या खाकर रुपया लेगा, मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि रुपन को हटक दो। अपने को कुछ ज्यादा समझने लगे, नीचे से नीचे चले, आसमान की ओर नहीं। मतलब रामाधीन रुपन बाबू की शिकायत बद्री पहलवान से कर रहे थे, कि जैसे कि रूपन बाबू थे ना, कि वो बोले थे, अरे कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस को बोल देता हूँ, आपकी हिफाजत और आपके घर की करेंगे, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो रामाधीन लोगों को और उस पूरे गांव को बद्री पहलवान पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि बद्री पहलवान ताकत वाले थे। तो इसीलिए वो रामाधीन बद्री पहलवान को कह रहे थे कि जरा रूपन को कंट्रोल में रखो, फालतू का बीच में घुसते रहते हैं। बद्री पहलवान अपनी जांघों पर जोर लगाकर रिक्शे से नीचे उतर पड़े। रामाधीन को पकड़कर रिक्शे वाले से कुछ दूर लेकर बोले, क्यों अपने जवान खराब करने जा रहे हो, क्या किया रूपन ने? रामाधीन ने कहा, मेरे घर ये डाके वाली चिट्ठी रूपन नहीं भिजवाई है, मेरे पास इसका सबूत है, आप देखो। रामाधीन ने बद्री को कहा, कह रहे वो जो डाके वाली चिट्ठी है
वो आपके भाई रूपन ने ही मेरे घर भिजवाई है और मेरे पास प्रूफ है। पहलवान भुनभुन आया। 2-4 दिन के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। इधर मैं गया, इधर यह चोचला खड़ा हो गया। कुछ सोचकर बोले, तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात। रामाधीन को अभय दान देते हुए उन्होंने जोर से कहा, तो फिर तुम्हारे यहाँ डाका वाका करना पड़ेगा, जाओ चैन से सो जाओ। रूपन डाका नहीं डालते, लौंडे हैं, मस्करी की होगी। मतलब कि अभी जवान है, जवान खून है, ऐसे ही बदमाशी की होगी और कुछ नहीं। रामाधीन कुछ तीखे फंसे। सो तो मैं भी जानता हूँ रूपन ने मस्करी की है, पर यह मस्करी भी कोई मस्करी है। बात तो सही थी कि इस तरह की बदमाशी की जाती है क्या, ऐसी चिट्ठी भेजी जाती है कि हम डाका डालेंगे। बद्री पहलवान ने एक्सेप्ट किया, बोला मैं एग्री हूँ आपके साथ। कहा तुम ठीक कहते हो, टुकाची ढंग की मस्करी है। मतलब 2 रुपए की ये मस्करी कर रहा है, मतलब ऐसी भी मस्करी कोई करता है क्या। सड़क पर एक ट्रक तेजी से आ रहा था। उसकी रोशनी में आंख झिमझाते हुए मदरी ने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा किनारे करो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है कि इधर खड़े हो। रामाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे। इस तरह की बात सुनकर बोले, नाराज बनने की बात नहीं है पहलवान, पर सोचो यह भी कोई बात हुई। वे रिक्शे की तरफ बढ़ आए थे। बैठते हुए बोले, जब डाका ही नहीं पड़ना है तो क्या बस, चलो रिक्शे वाले। चलते चलते उन्होंने कहा, मैं रूपन को समझा दूंगा, यह बात ठीक नहीं है। रामादीन ने पीछे से आवाज ऊंची करके कहा, उसने मेरे यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी है, इस पर उसे सिर्फ समझाओगे। यह समझाने की नहीं, जुतियाने की बात है, मतलब जूते से मारने की बात। रिक्शा चल दिया था। पहलवान ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी मेरे यहाँ वैसी ही चिट्ठी भिजवा देना। मतलब बद्री पहलवान रिक्शा चलने लगा और उधर से ही बोलते हैं, या तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मेरे घर भी ऐसी चिट्ठी भिजवा दो, बात बराबर हो जाएगा। ये था तुम्हारा 6th पार्ट। नाउ 7th पार्ट। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा। जैसा कि होता है, ज्वाइंट फैमिली है तो सब कुछ खुला ही रहता है। कोने में रखे हुए मुकदरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती है कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। मुकदरो इन द सेंस कि जैसे डंबल्स हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे, लेकिन वो सामान देख करके लग रहा था कि बद्री पहलवान थे तो बद्री के लिए ही था। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। तो जैसा कि होता है, घर की लेडीज गाँव में जो भी पिकल वगैरह लगाते हैं, वो लोग ऐसा ही करते हैं, कांच के बर्तनों में रखते हैं और उसके बाद
और यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था, कि मतलब छत पर जो कपड़ा सूखता था उठा करके उसी रूम में रख दिया जाता था। कमरे के आर पर एक रस्सी लटकती थी, जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ झूलते नजर आते थे। मतलब जितना भी कपड़ा होता था उस रस्सी पर डाल दिया जाता था, चाहे किसी भी तरह का कपड़ा। वैद्य जी के दवा खाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे के अलमारी में जमा थी। एक शेल्फ था जहां पे वैद्य जी के दवाओं की शीशियां थी। जनरली तौर पे वो सारी शीशियां खाली ही दिख रही थी। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर अर्धमानव की तस्वीर से, इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछी ऐठी हुई और लंगोट कसा हुआ है, परिणाम तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा। मतलब उस शीशियों पर एक तरफ ऐसा पिक्चर लगा होता था जैसा लगता था कि उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, और वही दूसरी तरफ एक ऐसा पिक्चर लगा होता था कि मतलब वो दवाई खाने के बाद बहुत तगड़ा वाला इंसान बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई भी चीज बिफोर और आफ्टर, वैसा ही। और वैद्य जी का कहना था कि यही शीशियां खा करके हमारे शिवपालगंज के छोकरे, मतलब कि नौजवान, सब ताकतवर हुए हैं। एक साहित्य जो गुप्त कला था, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि हम इंडियंस जिसे छुपाना पसंद करते हैं। तो वैद्य जी कहते थे कि कुछ भी छिपाने से कुछ नहीं होता। हर इंसान, मतलब कि आदमी हो या औरत हो, सबके साथ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, और उसको बताना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका इलाज हो सकता है। रूपन बाबू परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के नाते, मतलब एज ए स्टूडेंट सिर्फ वही थे, और पढ़ाई भी वही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे। जिस सुख के लिए दूसरे लोगों की रोटी के टुकड़े, पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमर खयामी पदार्थों की जरूरत होती थी, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती थी। और यही वाला कमरा जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, यही वाला कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैची ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमजोर पड़ गया था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करना इतना आसान नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है। उसे बुखार रहने लगा था, और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कैसे। डॉक्टर की दवा खाई थी लेकिन अभी भी बहुत कमजोर था। तो वैद्य जी ने उसे बुलाया था कि आओ, हम मेरी दवाई और मेरे घर का खाना पीना खाकर इस शिवपालगंज का हवा लेकर तुम तगड़े हो जाओ। और रंगनाथ को एमए करने के बाद नौकरी नहीं मिली थी, तो वो रिसर्च उसने शुरू कर दिया था। लेकिन किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गांव में रहकर अपनी तंदुरुस्ती बनाएगा और शरीर मजबूत करेगा। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था। उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया। मतलब जैसा होता है, उसने अपना सारा सामान वामान निकाला और लगाने लगा। उसकी सफाई करा के एक चारपाई अस्थायी रूप से डाल दी गई, एक मैट परमानेंटली डाल दिया गया। उस पर एक बेड भी डाला गया। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई। उसमें जेवी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। वहीं एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगाकर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी, मतलब दीवार में, जो खुलने पर बागों खेतों का दृश्य पेश करती थी। मतलब उस खिड़की से खेत दिखते थे। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवितव्य बनाने के काम आता था। मतलब उसे देख देख करके रंगनाथ कवि बनने लगता था। वहां उसे सचमुच ही कभी कभी लगता था कि उसके सामने जाने कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कितने गुरु भक्त सिंह एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं। उसके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए, सांस फुलाए खड़े। रूपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए थे, मतलब पत्थर का टुकड़ा उगड़ा। उसे जोर गांठ को उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए थे, जिससे लगता था कि वहां एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सेंटर है। मतलब इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ लगाया था कि लग रहा था कि ये ट्रांसमिशन सेंटर यहीं पर बना हुआ है। पर अंदर का रेडियो हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव संतों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था।
और इत्मीनान कर लेता था कि ऑल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा पिछले दिनों में था। हजारों गालियां लोगों से खाता है, लेकिन फिर भी अपने ढंग से जरा भी सुधरा नहीं है। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सुबह उठना था जल्दी से, उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है, तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक वॉकिंग करना, फिर टहलते हुए लौटना, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना, उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, गुनगुने पानी से कुल्ले करना, व्यायाम करना, दूध पीना, पढ़ाई करना, दोपहर को भोजन करना, रेस्ट करना, फिर से पढ़ाई, फिर शाम को इवनिंग वॉक, और फिर आकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज, और फिर शाम ड्राई फ्रूट्स खाना, फिर पढ़ाई, फिर रात का खाना, फिर पढ़ाई, फिर सोने जाना। ये उनका डेली रूटीन था। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ, मतलब कि कुछ इन्होंने मॉडिफाई करने का सोचा कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गंधर्वों की सोहबत ने ले ली थी। चूंकि इससे रंगनाथ के वीर की प्रतिरक्षा कोई खतरा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। तो वो भी चाहता था कि जो वैद्य जी के पास गंजे बैठे होते हैं उनके दवा खाने में मैं भी वहां बैठूंगा। तो वैद्य जी ने मतलब परमिशन दे दी कि ठीक है। लोगों को ये भी लगता था कि अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे बीच में रंगनाथ बैठा हुआ है तो बैठने दो। हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार रहता है। और वैद्य जी उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते और रंगनाथ उनके बारे में बताया करते। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। मतलब इतना खास शिवपालगंज है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सामने प्रशासन भी आकर के खुद ही यहाँ बैठता है, मतलब कि वैद्य जी के सामने। और वैद्य जी ऐसे हैं जो हर चीज का कच्चा माल अपने पास रखते हैं और उसे रेडीमेड बना करके हर किसी के सामने दे देते हैं, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, दारोगा हो, मजिस्ट्रेट हो, कॉलेज हो, या खुद उनका दवा खाना हो। हर चीज उनके हाथ में थी। कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर, मतलब कि जब डिबेट होता है तो कोई चीज के फार और अगेंस्ट में ही होता है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं। हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया। ये बात सही है कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन बुद्धि ऐसी भी चीज नहीं है इसे पढ़ने लिखने से आए। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होकर के भी बुद्धू होते हैं। एक दिन एक 14 साल के लड़के को लेकर बात चली। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उससे यही पता चला कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए थे। मतलब लड़के के अंदर बाय बर्थ ही लग रहा था बदमाश बनने के गुण आ रहे थे। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वान उस लड़के के बारे में छानबीन। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा, इन सबको देखा। फिर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया। बाद में विद्वान इसी नतीजे पहुंचे कि हो ना हो ये प्रमुख का चमत्कार। मतलब लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में खुद लोगों ने डिसाइड किया कि ये लड़का गॉड गिफ्टेड है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में इससे इन विद्वानों की योग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग समझाने आए थे वो अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड और गुण इतने उस लड़के में भरे थे कि उससे उस लड़के के संस्कार, उस लड़के के घर की परवरिश सब पर हो रहा था कि भाई बहुत टैलेंट भरा पड़ा है इसके अंदर। लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका, फिर पुलिस की झापर, वकीलों के व्याख्यान, मजिस्ट्रेट की सजा को निस्संग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक बंग बन गया। और कुछ दिनों के बाद लड़का पुलिस के चक्कर काटने लगा और उसी में उसका जीवन बीत गया।
वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है। लोग उसे चाहते थे कि इसे कैसे भी खत्म किया जाए। यह बात शिवपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई और तब से वहां उस लड़के का लीला संवरण बड़े सम्मान के साथ किया जाता। और वहां पर एक दिन भी किसी ने ये नहीं सोचा कि उस लड़के की तारीफ की बात हो रही है या उसकी बुराई। लोग उसे अभिमान समझकर दूसरे गांव वालों को बताने लगे। रंगनाथ को बताया गया कि वह लड़का 10 साल की उम्र में ही इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में वह रेल में बना टिकट चलने और टिकट चेकर को भी मतलब टीटी को भी उल्लू बनाकर निकल जाता था। 1 साल बाद वह मुसाफिरों के देखते देखते उनका सामान भी गायब करने लगा। मतलब लड़का पूरी तरह से मिला करके बदमाशी करने में एकदम आगे था। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चुट्टा का भी जिक्र किया, जो किसी जमाने में ऐतिहासिक चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही लड़के ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और विधानसभा के स्पीचों के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बहराम चुट्टा भी कोई चुट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया, वह भोराम चुट्टा के जन्म भर भी हिलाए न। रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के भी छोटे ऐसे छोटे में ऐसे तिस्मार खां वाले दिखते हैं क्या? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोटे हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाली नई के साथ लगाते हैं, और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं। इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। अब यहाँ पे एंट्री हो रही है एक दूरबीन सिंह की। उसके बारे में जो सनीचर था वो रंगनाथ को बताना शुरू करता कि भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी और मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा भी बचपना था, हम बाघ बकरी को एक निगाह से देखते थे। मतलब बाघ भी उसी हिसाब से देखते थे, बकरी को भी। देह में ऐसा जोश था कि हवा में डंडा मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो डर जाते कि क्या हुआ है। तो अंधेरी रात थी, हम हाथ में डंडा लिए चले आ रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया, उसके सामने तो लाठी डंडा सब बेकार हो जाएगा। मैंने लाल लंगोटे वाले का ध्यान किया, मतलब कि हनुमान जी का। पर भैया लाल लंगोटा वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन से मुंह चेटा हो। यहाँ पेड़ के पीछे से काला कल उठा, गठी देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया, बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं, सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए हैं। हमने भी कहा कि चलो सनीचर, तुम्हारी भी जोर बाकी, आज से फिस। डंडा मेरा तना का तना रह गया, चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के रह क्यों गया, चलाता क्यों नहीं? असल बाप की औलाद हो तो चला दे डंडा। बड़ा गुस्सा आया, पर भैया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान न लो, माल ले लो। दूसरे ने कहा, साले की अधोला भर की जान, उसके लिए सियार जैसा फेफे कर रहा है। मतलब आधी जान का है और उसके लिए इतना चिल्ला रहा है। बस भैया एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी थी। लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी थी, मतलब बड़ा सा लोटा था। कुएं में से 2 सेर पानी खींचता था। पूड़ियां थी असली घी की। तब वह वनस्पति साला कहाँ चला था, सब उन्होंने गिनकर धरा दिया। मतलब घी की पूड़ियां थी, क्योंकि उस वक्त ये रिफाइंड ऑयल वगैरह तो होता नहीं था। फिर उसने धोती उतरवाई, 1 रुपया था उसमें, उसे भी ले लिया। कुर्ता और लंगोटे पहना जब मैं खड़ा था तो एक ने कहा, मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ, अगर चू भी किया तो इसी बाग में गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक पूछता है, कहाँ रहते हो? मैंने पूछा, गंजा हूँ, मैंने बोला। फिर ना पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुंह तकने लगे। किसी एक ने मुझसे सिपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबरदार का, तीसरे ने दूरबीन कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ था।
सुलह ना होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते। दूरबीन सिंह को गांव के रिश्ते काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम, जैसे काले आदमियों में कोई गोरा फौजी पहुंच गया हो। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा है, कोई कुर्ता। एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झोला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोली तुम्हारी 2 पूरियां खाली हैं, इनके दाम ले लो। पर दुर्वीन सिंह से न कहना कि हमने तुम्हें घेरा था। चाहे कुछ पैसा ले लो और कहो तो पेट फाड़ कर पूरी निकाल दो। हमें क्या पता भैया कि तुम गंजा हो। फिर तो सब हमें गांव के पास के ताल तक पहुंचाने आए। बहुत गिरियाते रहे, मतलब बहुत मिन्नतें की। मैंने भी समझा कर उनके आंसू पोंछ दिए। कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूरी खाने का क्या अफसोस, लो 2 एक और खा लो। वो आदमी भागा। कहा दादा हमने नहीं, हमें क्या पता तो तुम गंजा हो। बस दादा दूरबीन सिंह से तुम हमारी शिकायत मत कर। हमने कहा घर चलो, पानी पत्ता करके जाना, मतलब कि पानी खाना पानी कर लो। भूखे हो तो भोजन भाव कर लेना। पर उन्होंने कहा दादा अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो जाओ। कल सवेरे तक ये सब भूल जाना, किसी से कहना नहीं। सो भैया मैं घर आकर पड़ा रहा। सवेरे होते ही मैंने दूरबीन सिंह के जाकर पैर पकड़े। कहा काका तुम्हारे नाम में लाल लंगोटे वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पाँव खींच लिए। बोला जा सनीचर, कोई फिक्र नहीं। जब तक मैं हूँ अंधेरे उजले में कहीं भी घूम के आ, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सनीचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया घटिया कहानी लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते आते वो हवा बांध रहा है। मतलब रंगनाथ को लगा कि ऐसे ही फेंक रहा है। उसने पीछा पूछा फिर तो जब तक दूरबीन सिंह थे गंजा लोगों के ठाट करते रहे होंगे। तब रूपन बाबू बोले। उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार एक साहित्यिक बात कही कि पुरुष बलि नहीं होत है कि समय होत बलवान, कि भिल्लन लूटी गोपिका की वही अर्जू वही बाण। कहने का मतलब पुरुष सिर्फ बल दिखाने से पुरुष नहीं होता, बल्कि उसे अपने बल का प्रदर्शन भी करना होता है। भिल्लन लूटी गोपिका की वही अर्जुन वही बाण। ये सिर्फ गोपिका के सामने बल दिखाने से और कहने से कि मैं पुरुष हूँ और बलवान हूँ, ऐसा करने से वो बलवान नहीं हो जाता। रघुनाथ ने पूछा क्या हो गया रूपन बाबू, क्या शिवपालगंज से तुम्हारी कोई गोपिकाएं लूट ले गया क्या? किसे, मतलब गोपिकाएं के लूटने और भगा ले जाने से कोई पुरुष बलवान नहीं हो जाता। रूपन बाबू ने कहा सनीचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। सनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया लठैती का काम कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितने भी बूढ़े होते जाओ उतनी ही अकल सत्याती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यही हरनाम सिंह को देखो, चलने को उठते हैं तो लगता है गिर कर मर जाएंगे, पर दिन भर यहाँ उनकी पूछ बढ़ रही है। यहाँ लठैती में कल्ले की जोर की बात है, जब तक चले तब तक चले, जब नहीं चले तब हलाल हो गए। अभी 5-6 साल हुए होंगे, मैं कार्तिक के नहाने के लिए गंगा घाट गया था। लौटते लौटते रात हो गया। यही भोलूपुर के पास रात हुई थी। मतलब एक पास का गांव था। बढ़िया चटक चांदनी वाली रात थी। बाग के भीतर हम मौज में आ गए। मौज में थे, एक चौबोला गाना जैसा गाने लगे। तभी किसी ने पीछे से आकर पीठ पर दाएं से लाठी मारी। राम राम न दुआ सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया चौबोला तो जहां का तहां छूटा। झोला 20 हाथ पर जाकर गिरा। डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आए। एक ने मुंह दबा कर कहा चुप बे, अगर आवाज निकाली तो गर्दन काट दूंगा, मतलब कि गला तोड़ दूंगा। मैंने तरफरा कर उठने की कोशिश की, पर भैया वो कोई गामा पहलवान जैसा था तो हम उठ नहीं पाए। वही मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ पांव जोड़ता रहा। इशारा करके मैंने कहा चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने मुंह में कपड़ा डाल रखा था मेरे। एक ने मुझसे पूछा रुपया कहाँ है? मैंने कहा बापू जो कुछ है इसी झोले में है। झोले में 1.5 रुपए की रजगारी थी, मतलब कि चेंज थे। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनका कर कहा लंगोटा खोल कर दिखाओगे? मैंने कहा बापू लंगोटा न खुला, उसके नीचे कुछ नहीं है, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया वे बिगड़े, उन्होंने समझा मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उन्होंने देह पर से सभी कुछ उतारवा कर तलाशी दी। गांजा भांग की खोज में पुलिस वाले भी ऐसी तलाशी नहीं देते। मतलब जब पुलिस भी आते हैं तो ऐसी ये नहीं करते। जब कुछ नहीं निकला तो उनमें से एक ने मेरे पीछे एक लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद किए नाक के सामने चले जाओ। अब तक मेरी बोली लौट आई थी। मैंने कहा बापू तुम लोगों ने हमारी जान छोड़ दी, यही ठीक किया।
माल ले लिया तो ले लिया, उसकी फिक्र नहीं, हम भी तुमको बता दें कि तुम नमक से नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के तो हम भी हैं दरबार के, मतलब गंजा थे। वे सब लोग मेरे पास सिमट आए, पूछने लगे कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, किसके साथ हो। मैंने कहा मैं गंजा हूँ, ठाकुर दूरबीन सिंह के साथ रहता आया हूँ। फिर न पूछो भैया रंगनाथ, सब हंसने लगे। एक ने मेरा हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींचा। मैं सोच भी नहीं पाया वो करने क्या जा रहा है। और उसने एक लंगड़ी मारकर मारकर मुझे वहीं चित कर दिया। फिर देह से घास फूस झाड़ कर खड़ा हुआ। एक लुटेरे ने, जो नई उम्र का सजीला जवान था, कहा यह दूरबीन सिंह किस चिड़िया का नाम है। फिर सब ठीठी करके हंसने लगे। मैंने कहा दूरबीन सिंह को नहीं जानते बापू, क्या बाहर से आए हो, यहाँ 10 कोस के इर्द गिर्द कोई गंजा लोगों को नहीं टोकता। दूरबीन सिंह के गांव वालों को सभी छोड़कर चलते हैं, मगर बाबू तुम नहीं मानते तो ले जाओ मेरा झोला, कोई बात नहीं। लुटेरे फिर ठिठी करने लगे। एक बोला मैं जानता हूँ, अबे दूरबीन सिंह के दिन लद गए, पुराने हो गए और बूढ़े हो गए हैं। इनके दूरबीन सिंह लाठी चलाकर 2 4 दीवार फांद कर बहादुर बन गए, अब्बा उसके सहारे दीवारें फांदना तो स्कूलों तक में सिखा देते हैं। मतलब दूरबीन सिंह उसके हिसाब से कोई बड़ा डकैत था नहीं। एक लुटेरा बोला लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं, मैंने खुद वही लाठी चलाना सीखा था। पहले वाले नौजवान बोला तो यही दूरबीन सिंह बड़े नामवर हो गए, तमंचा तो साले के पास है नहीं, चले हैं जागीरदारी फैलाने। एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर बत्ती लिए खड़ा था, जेब से उसने एक तमंचा निकाला, कहा देख लो बेटा, यही है 6 गोली वाला हथियार, मतलब की गन, छोटी सी पिस्टल। देसी कारतूस तमंचा नहीं, असली विलायती है। कहते कहते उसने तमंचे की नली हमारी छाती पर ठोक दी, मतलब चेस्ट पर लगा दी। कहता बताओ जरा चला कर दिखाएं क्या। अब एक परे परे खटिया पर रोते रहे, कभी अंधेरे उजेले में दिख गए तो खोपड़ी का गूदा निकल जाएगा। समझ गया बेटा फकीरे दास। इसके बाद भैया मैं अपने को रोक न पाया, देह में इतना जोश भरा कि डंडा तक वहीं फेंक कर बड़े जोर से हिरन की तरफ भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने पूरा ठहाका लगाया। एक चिल्लाकर बोला मार साले दूरबीन सिंह को। खरा तो रह, अभी मारते मारते दूरबीन बना देता हूँ। मगर भैया भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज में लड़कों को सीटी बजा बजा कर भागना सिखाते हैं, हम बिना सीखे ही भाग गए। तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत ही, पर वे हमें पकड़ नहीं पाए। किसी तरह मैं घर आ पहुंचा। दूरबीन सिंह दूसरे दिन हमारा मन बहुत बुलाया कि हमें वो बात दूरबीन सिंह से कहनी है। कह देते दूरबीन काका उसी की ठेस में टे बोल जाते। रूपन बाबू दुखी चेहरे को बजनी झोले की तरह लटकाए बैठे थे। सांस खींचकर बोले अच्छा ही होता, जब टे हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते। मतलब कि दूरबीन सिंह की मौत भतीजे के हाथों हुई थी, मतलब भाई के बेटे के हाथ। तो ये था टिल पार्ट 8, नो सॉरी टिल पार्ट 7, पार्ट 7 कंप्लीटेड।